दोस्तों नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने सरस्वती पत्रिका के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में जाना। इस कक्षा में हम द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्तियां, इन सब के बारे में देखेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थान बहुत ही बड़ा है, क्योंकि ऐसा एक युग पुरुष ही बहुत सारे कवियों का निर्माण किया था, तभी तो वे कवियों का निर्माता जाना जाता है और उनका युग जो है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो हम उसकी ओर चलेंगे। देखें, सन 1903 से 1916 तक 1916 तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इनमें 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला था। ये तो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था। तो इसलिए 1903 से 1916 तक का समय जो है उसे हम द्विवेदी युग कहते हैं, क्योंकि द्विवेदी जी की प्रेरणा से बहुत सारे लेखक जो है आगे आए और वे अपनी प्रतिभा दिखाने लगे सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। इस युग की समूची साहित्य चेतना का सूत्रधार प्रस्तुत युग के महान पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, क्योंकि जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हुई थी उन सभी साहित्यिक रचनाओं के पीछे प्रेरणा स्रोत बनकर महावीर प्रसाद द्विवेदी रहते थे। तभी तो हम कहते हैं इस युग की समूची साहित्य चेतना का सूत्रधार महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। भारतेंदु काल जन जागरण का प्रारंभिक काल था। उस समय जनता के सामने राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था, क्योंकि ब्रज भाषा और अवधी भाषा में जो रचनाएं हुई थी रीति काल में, उसके बाद जब आधुनिक काल की शुरुआत हुई तो आधुनिक काल में एक नव जागरण का संदेश लेकर हमारे सामने आए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके बारे में भी बहुत सारी बातें आप तो अब तक जान गए होंगे, लेकिन भारतेंदु ने लोगों के दिल में जन जागरण का संदेश तो दिया था। जन जागरण मतलब क्या है? जनता में जागरण तब तक नहीं था। हम विदेशियों के गुलाम बनकर काफी साल तक, सदियों तक हम गुलाम बनकर रहे थे। यहाँ विदेशियों का आक्रमण बार बार हुआ था। जैसे कि आप इतिहास लेकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, अंग्रेजों के पहले मुगलों के पहले बहुत सारे विदेशी लोग इधर आए थे। उनके गुलाम बनकर हम जी रहे थे, तो हमें ये जागृति नहीं थी कि अपने देश में हम गुलाम बनकर जी रहे हैं। ऐसी एक चेतना हमारे मन में नहीं थी। आप लोग जरा सोचिए, 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो स्वतंत्रता संग्राम किसके लिए था? पूरे भारत के लिए नहीं। झांसी की रानी ने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं। उसी तरह हरे बहादुर शाह जफर दिल्ली के लिए लड़ रहे। तो ये पूरे भारत का जो कॉन्सेप्ट है, वो जब महात्मा गांधी के समय आया था, उन्होंने सभी भारतीयों को, चाहे वो किसी राज्य का क्यों ना हो, सभी भारतीयों को एक छत्र छाया में लाकर खड़ा कर दिया था। तभी तो हमें वो भारत एक है, ऐसे एक कॉन्सेप्ट या ऐसा एक विचार हमारे मन में आया था। तो ये ही जन जागरण है। तो इसी जन जागरण के लिए, क्योंकि हमारा अपना देश है, चाहे हम जिस भाषा भाषी हो, जिस राज्य में हम रहते हो, इन सबको छोड़कर हम सब एक है। ये जो एकता का संदेश, हमारी अपने देश में गुलाम बनकर हम जी रहे हैं, हमें स्वतंत्रता चाहिए, ये सब है जन जागरण। तो इसका संदेश एक साहित्यकार के रूप में भारतेंदु लोगों के दिल में जगाया तो जरूर, लेकिन राष्ट्रीय भावना क्या है या वो राष्ट्रीय चेतना क्या है, ये पूरी तरह भारतेंदु के समय लोगों की समझ में नहीं आया था। ये कब आया था? इसके प्रेरणा बनकर खड़े रहे थे द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसलिए कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, उस समय
जनता के सामने राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया था। द्विवेदी युग में ही राष्ट्रीय भावना जनमानस में आई थी। द्विवेदी युग में साहित्य में नाना आदर्शों की सृष्टि हुई और उसमें एक स्वच्छंद भाषा का विकास हुआ। ये तो मैंने पहले ही भी कहा था कि द्विवेदी युग की दूसरी एक विशेषता है एक स्वच्छंद भाषा का विकास। तब तक या तो ब्रजभाषा में या अवधी में या राजस्थानी में कविताएं लिखा करते थे। गद्य का विकास ये जो आधुनिक काल में हुआ, साथ साथ गद्य की भाषा को भी पद्य की भाषा अपनाने की रीति भी आ गई। वो कौन सी भाषा थी? खड़ी बोली। तभी तो हम कहते हैं नाना उनके द्विवेदी युग के साहित्य में नाना आदर्शों की सृष्टि हुई। आदर्श मतलब कई आदर्शों की सृष्टि हुई। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम, स्त्रियों के प्रति पूजा की भावना या आदर की भावना, इस तरह बहुत सारे आदर्शों की भावना द्विवेदी युग में हुई थी। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्तियों में हम उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन भूमिका के रूप में मैं बता दूं कि इस समय खड़ी बोली का विकास, वही कहते हैं एक स्वच्छंद भाषा का विकास होने लगा। वो गद्य में भी और पद्य में भी, दोनों के लिए एक ही भाषा का प्रयोग हुआ था। पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्रों को राष्ट्रीय आदर्श भावना की दृष्टि से अभिव्यक्त किया जाने लगा। यानी रामायण के पात्र हो या ऐतिहासिक कोई पात्र हो, इन पात्रों की जो कहानियां जो है, उनकी कहानियों को नए दृष्टि से अभिव्यक्त किया जाने लगा। उनके उसी तरह उनको नहीं लिया था, उसी कथानक को उसी तरह नहीं कहने लगा था, बल्कि किसके आधार पर? राष्ट्रीय आदर्श भावना की दृष्टि से अभिव्यक्त किया जाने लगा। साहित्य में ऐसे पात्रों को स्थान मिला जो शताब्दियों से उपेक्षित थे। उदाहरण के लिए उर्मिला, कैकेयी, मंथरा जैसे जो पात्र जो है उपेक्षित पात्र है, यशोधरा, इन पात्रों को लेकर कविताएं करना भी द्विवेदी युग की एक विशेषता है। विस्तार से चर्चा आगे है। मध्य वर्ग के साथ साथ निम्न व किसान, पीड़ित व दलितों का चित्रण होने लगा था। यह भूमिका के तौर पर मैंने सभी के बारे में जरा जिक्र किया था, एक एक करके हम आगे देखेंगे। एक बार फिर से वो देख लीजिए। सन 1903 से 1916 तक का समय या 1916 तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इस युग की समूची साहित्य चेतना का सूत्रधार प्रस्तुत युग के महान पुरुष महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। भारतीय हिंदू काल जन जागरण का प्रारंभिक काल था। द्विवेदी युग में ही राष्ट्रीय भावना जनमानस में आई थी। द्विवेदी युग में साहित्य में नाना आदर्शों की सृष्टि हुई और उसमें एक स्वच्छंद भाषा का विकास होने लगा। पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं और चरित्रों को राष्ट्रीय आदर्श भावना की दृष्टि से अभिव्यक्त किया जाने लगा। साहित्य में ऐसे पात्रों को स्थान मिला जो शताब्दियों से उपेक्षित थे। मध्य वर्ग के साथ साथ निम्न व किसान, पीड़ित एवं दलितों का चित्रण होने लगा। विस्तार से हम आगे देखें। मुख्य प्रवृत्तियां, द्विवेदी युग के साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां। पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र जो भूमिका में हमने देखा था। इस समय भारत की राजनीति में एक महान परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न तेज और बलवान हो गए। कब? द्विवेदी युग में। 1903 के बाद हमारी राजनीति में एक महान परिवर्तन दृष्टिगोचर हो गया, क्योंकि पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू होके खत्म हुआ, असफलता थी, उसमें कुछ सफलताएं भी थी। तो उसी से जो सीख हमने पाई है, उसी को आधार बनाकर राजनीति में नया परिवर्तन आ गया था। आपको मालूम है साहित्य जो है समाज का दर्पण है, तो समाज में जो कुछ भी हो रहा है उसका अंकन साहित्य में होगा। तो इस समय जब राजनीति में परिवर्तन आया तो उसका अंकन किसमें होगा? साहित्यिक रचनाओं में होगा। इसलिए कहते हैं राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र प्रेम के अंतर्गत हमें लिखना है। जब भारत की राजनीति में एक महान परिवर्तन इस समय आया, स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न तेज और बलवान होते गए,
भारतेंदु युग में जागृत राष्ट्रीय चेतना क्रियात्मक रूप धारण करने लगी। क्रियात्मक रूप धारण करना मतलब लोग उसे अपने कर्मों में लाने लगे, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे लोग आगे आए भाग लेने के लिए। उसका व्यापक प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा और कवि समाज राष्ट्र प्रेम का वैतालिक बनकर राष्ट्र प्रेम के गीत गाने लगे। वैतालिक माने कोई भी कार्य को गाकर सुनाने वाला, संदेश वाहक, वही उसका नाम है। तो कवि हो या साहित्यकार जो भी हो, तो इस राष्ट्रीय प्रेम का संदेश वाहक बनकर राष्ट्र प्रेम के गीत गाने लगे। आपको मालूम है यंग इंडिया में गांधी जी भी बराबर लिखते थे। गांधी जी युवाओं को आह्वान देते थे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए। उनका आह्वान सुनकर बहुत सारे लोग आ गए थे। तो उसी तरह यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा पाकर बहुत सारे कवि और अन्य गद्यकार भी अपनी रचनाओं में ये स्वर, राष्ट्र प्रेम का स्वर लाने लगा था। तो देखिए वो पॉइंट फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र प्रेम, यही सबसे पहली प्रवृत्ति है। इस समय भारत की राजनीति में एक महान परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयत्न तेज और बलवान हो गए। भारतेंदु युग में जागृत राष्ट्रीय चेतना क्रियात्मक रूप धारण करने लगी। उसका व्यापक प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा और कवि समाज राष्ट्र प्रेम का वैतालिक बनकर राष्ट्र प्रेम के गीत गाने लगा। तो वो देखिए, वो जय जय प्यारा भारत देश, श्रीधर पाठक प्रमुख कवि है द्विवेदी युग के। उनकी कविता के एक पंक्ति का थोड़ा सा अंश मैंने दिया है। जैसे कि आप उत्तर देंगे ना इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो किसी न किसी कवि के एक पंक्ति या दो पंक्ति कोट्स के रूप में लिखे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो एग्जामिनर्स जो है उनके मन में प्रभाव डालने के लिए। तो इस तरह आप दो तीन कुछ पंक्तियों को बाय हार्ट करके वो भी इसमें लिख लीजिएगा। देखिए आगे इस मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति देखिए, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग लाया, इस भूतल को स्वर्ग बनाने आया। मैं इस भूतल को स्वर्ग बनाने आया। लोक प्रचलित पौराणिक आख्यानों, इतिहास वृत्तों और देश की राजनीतिक घटनाओं में इन्होंने अपने काव्य की विषय वस्तु को सजाया। इन आख्यानों, वृत्तों और घटनाओं के चयन में उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति, देशानुराग और सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर मुखर है। जैसे कि ये जो पौराणिक कथापात्र जो है, खड़ी बोली का प्रथम जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उनमें जो कृष्ण का चित्रण जो है वो कृष्ण समाज सेवक के रूप में है। जिस कृष्ण को हम महाभारत में देखते हैं, भगवत गीता में देखते हैं, तो उसी कृष्ण को उसी तरह नहीं लिया था कवि ने। कवि ने हमारे देश के राजनीति के अनुसार, हमारे देश के समाज के अनुसार कृष्ण को बदला है। कंस के साथ कृष्ण का जो युद्ध जो है, विदेशियों के साथ हमारे युद्ध के रूप में या हमारे जो विद्रोह के रूप में उन्होंने चित्रित किया था। तो इस तरह इसलिए कहते हैं पौराणिक या ऐतिहासिक या घटनाओं से इन आख्यानों को लेकर चयन में उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति, उनमें जो उपेक्षित पात्र जो है, तो उस समय हम भारतीय जो है अपने ही देश में उपेक्षित थे, तो उनमें सहानुभूति दिखाकर इस तरह इतिहास के उपेक्षित पात्रों के प्रति सहानुभूति दिखाकर लोगों के मन में एक तरह से देश प्रेम की भावना जगाना उनका लक्ष्य था। और विद्रोह का स्वर भी वही था, जो विदेशी जो है उनके प्रति विद्रोह का स्वर भी इन पौराणिक आख्यानों के द्वारा कवि प्रस्तुत करते थे। आगे तो पहली प्रवृत्ति है राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र प्रेम। आगे दूसरी प्रवृत्ति क्या है? रूठी विद्रोह। रूठी माने क्या है? परंपरा से चलाए जाने वाला या चलकर आने वाली एक प्रवृत्ति को रूठी कहते हैं। तो उन रूठियों को मानने वाला अब भी है। जैसे कि हम कहते हैं बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, उसका मतलब है कि वे जो परंपरा से चले आने वाले बहुत सारी बातों को अब भी मान्यता देते हैं, काल के अनुसार वे बदलते नहीं। तो ऐसी रूठियों का भी, ऐसी रूठी साहित्य में है, ऐसी रूठी समाज में है।
जैसे कि एक प्रकार की साहित्य की रूठी क्या है, जरा सोचिए, छंद निबद्ध होकर कविताएं लिखना। ये बाद में नहीं हुआ, निराला ने ही सबसे पहले स्वच्छंद कविताएं लिखने की कोशिश की थी। तो ये इस तरह की बहुत सारी रूठियां तो रीति काल में इसी तरह रूठी आ गई थी, इसलिए रीतिबद्ध रीति सिद्ध कविताएं हुआ करते थे। समूह साहित्यिक रूठी है। समाज की रूठी मतलब समाज में कुछ विधि विधान नियम पहले से निर्धारित थे, उसी के अनुसार जीने के लिए मजबूर करते थे। उन रूठियों को तोड़ना वो भी आधुनिक काल में हुआ था। तो द्विवेदी युगीन साहित्य में इस तरह रूठी विद्रोह हुआ था। वो क्या क्या है? पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से एवं जन जागृति के कारण इस काल के कवि में बौद्धिक जागरण हुआ। देखो, अंग्रेजों के शासन से एक मुख्य बात या एक सही बात ही हुआ कि लोगों के हमारे दिल में जो अंधविश्वास था, जो रूठी के प्रति बहुत से विश्वास था, इन सबका खंडन हुआ। एक प्रकार का बौद्धिक जागरण हुआ। एक अच्छी बात है, उनके अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से ही ऐसा हुआ था। तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव और जन जागृति के कारण इस काल के कवि में बौद्धिक जागरण हुआ। वो सांस्कृतिक भावनाओं के मूल सिद्धांतों को प्रकाशित कर बाहरी आडंबरों का विरोध करने लगा। ये भक्ति काल में कबीर ने जो दिखाया वही है, जो बाह्य आडंबर है उनका विरोध करने लगा। जैसे कि हमारे बहुत सारे आचार विचार है, उनके बाह्य आडंबर भी है, उन सबका विचार ये आधुनिक काल में हुआ था। स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास आदि विषयों पर द्विवेदी युग के कवियों ने रचनाएं लिखी है। देखिए, हमारे समाज के बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जो मैंने कहा था। स्त्री शिक्षा नहीं थी उस समय, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं भेजते थे, वे घर के चार दीवारी के अंदर बंद थी। और इसी तरह बाल विवाह, शैशव विवाह व्यापक रूप से प्रचलित थी। इसी तरह अनमेल विवाह, विधवा विवाह, दहेज प्रदान, विश्वास आदि विषयों पर द्विवेदी युग के कवियों ने कविताएं लिखी है। इनके खिलाफ, इनके प्रति विद्रोह का स्वर उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। ही रूठियों का विरोध। कवियों ने समाज की सर्वांग उन्नति को लक्ष्य बनाकर इन सभी विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां देखिए। हे ईश दयामय इस देश को उबारो, कुत्सित कुरीतियों के वश से इसे उबारो, अनय राज निर्दय समाज से होकर जूझो। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। तो पहली प्रवृत्ति है राष्ट्र प्रेम, दूसरी प्रवृत्ति है रूठी विद्रोह। अब तीसरी प्रवृत्ति की ओर जाएंगे, उदार धार्मिक चेतना। इस युग के कवियों की धार्मिक चेतना भी उदार और व्यापक। क्या है धार्मिक चेतना? धार्मिक भावना केवल ईश्वर के गुणगान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनमें मानवता के आदर्शों की प्रतिष्ठा है। हमें अब भी मालूम नहीं कि धर्म क्या है, धार्मिक चेतना क्या है। देखिए, सिर्फ मंदिर मस्जिद में घूमना या इस तरह के पूजा पाठ करना, आचारों का अनुष्ठान करना, ये सब धार्मिक चेतना नहीं है। जैसे कबीर ने भक्ति काल में जो कहा है, तुम्हारे अंतर ईश्वर है, तो वो एक प्रकार की धार्मिक चेतना है। हर किसी के अंदर धार्मिक ईश्वर रहते। जब तुम दूसरों की, पड़ोसियों की सेवा करोगे तभी तुम्हारे अंदर के ईश्वर जगेगा, धार्मिक चेतना है। तो सिर्फ केवल ईश्वर के गुणगान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें मानवता के आदर्शों की प्रतिष्ठा है। वही धार्मिक चेतना है, मानवता के आदर्शों की प्रतिष्ठा। विश्व प्रेम तथा जन सेवा की भावना इस युग की धार्मिक भावना का मुख्य अंग है। गोपाल शरण सिंह की कविता के एक उदाहरण देखिए। जग की सेवा करना ही बस है, सत्सारों का सार, विश्व प्रेम के बंधन में ही मुझको मिला मुक्ति का द्वार। यानी कि सभी से प्रेम से रहना है। जाति पांत के या जाति के खेमों में सभी को डालना नहीं चाहिए, चाहे हमारे भाई बंधु या चाहे हमारे दोस्त, जिस किसी जाति का भी, सभी से प्रेम करें। तो वो विश्व प्रेम की भावना, वही उदार धार्मिक चेतना है।
आगे की प्रवृत्ति देख लीजिए, मानवतावाद, वो भी धार्मिक चेतना का दूसरा रूप है। इस काल के कवि या का कवि संकीर्णताओं से ऊपर उठ गया है। संकीर्णता माने रिजिडनेस, हमारे मन बहुत संकुचित हो गया है। हमें अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने पति, अपने बच्चे, इन सबसे ताल्लुक, तो वो मनुष्य सेल्फिश होता जाएगा। लेकिन इन संकुचित भावनाओं से ऊपर उठकर मानव में भ्रातृ भाव की स्थापना करने के लिए कटिबद्ध, जो तीसरी जो प्रवृत्ति जो है उसका थोड़ा सा विस्तार है इधर, कटिबद्ध है। अतः वो कहता है, जैन बौद्ध पारसी यहूदी मुसलमान सिख ईसाई कोटि कंठ से मिलकर कह दो हम है भाई भाई, यानी कि सर्वधर्म समान है, ऐसी घोषणा करने वाला है मानवतावाद। मानवता का मूल्यांकन इस युग के कवियों की प्रखर बुद्धि ने किया था। आगे पांचवा, श्रृंगार की जगह आदर्शवादिता। रीति काल में जितनी भी रचनाएं हुई थी आपको मालूम है, श्रृंगार रस उसमें ज्यादा, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके बहुत विरोधी थे। कवियों की रचनाओं में या अन्य लेखकों की रचनाएं जो है आदर्श युक्त होना चाहिए, उनकी एक मर्यादा होनी चाहिए, इस पर वे बहुत ही सख्त रूप से एक अनुशासन रखते थे। इस युग की कविता ने प्राचीन दो बार प्राचीन इस युग की कविता प्राचीन सांस्कृतिक आदर्शों से युक्त आदर्शवादी कविता है। इस युग के कवि की चेतना नैतिक आदर्शों को विशेष मान्यता दे रही थी, यानी कि नैतिक आदर्शों को, बस एक मनुष्य के रूप में आपने जन्म लिया है तो आपको किन किन के साथ किस प्रकार से रहना है, जैसे कि राम का जो आदर्श जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वो इनको भी मान्य था, जैसे कि भाई भाई के बीच कैसा रहना चाहिए, वो जो माँ बाप के किस तरह का अच्छा पुत्र होना चाहिए, तो इस तरह की जो मान्यताएं जो है उसे वे आदर्श मानने लगे थे। इस युग के कवि की चेतना माने जागृति नैतिक आदर्शों को विशेष मान्यता दे रही है, क्योंकि उन्होंने वीर गाथा काल तथा श्रृंगार काल की श्रृंगारिकता के दुष्परिणाम देखे थे। इन दोनों कालों में हमने देखा था कि श्रृंगार रस को प्रमुखता दी वीर गाथा काल में भी और रीति काल में भी। अतः वो इस प्रवृत्ति का उन्मूलन कर देश को वीर धीर बनाना चाहता है। रति के पति तू प्रेतों से बढ़कर है संदेह नहीं, जिसके सिर पर तू चढ़ता है उसको रुचता गेह नहीं, मरखट उसको नंदन वन है सुखद अंधेरी रात उसे, कुश कंटक है फूल सेज से उत्सव है बरसात उसे। रामचरित उपाध्याय की रचना है ये। तो इसमें शिवजी को ही सुंदरता का प्रतीक मानते हैं। शिवजी जो है स्मशान में रहने वाले हैं, अपने जो लाशों को जलकर जो भस्म जो मिलता है वही अपने शरीर पर लगाने वाले हैं। तो इस तरह जो सुंदरता के जो उपादान तब तक थे उसके खिलाफ है शिवजी की वेशभूषा। तो यहाँ रामचरित उपाध्याय रति के पति कामदेव ही सुंदरता का प्रतीक है, तो उनसे तो अच्छे ये शिवजी है, तो यही कहते हैं, यानी कि श्रृंगार का वर्णन कामदेव के साथ ही चलता है। शिव को श्रृंगार के रूप में नहीं, उनको वे क्रोध के प्रतीक के रूप में शिवजी को हम चित्रित करते हैं। लेकिन कवि को यहाँ भाता है शिवजी, क्योंकि वे बुराइयों को अंत करने वाला है, तो इसलिए शिवजी को प्रमुखता देकर कविता लिखी गई है, क्योंकि श्रृंगार की जो अति वर्णन है उनके खिलाफ है ये द्विवेदी युग के कवि। इस काल का कवि सौंदर्य के प्रति उतना आकृष्ट नहीं जितना कि वो शिव की ओर आकृष्ट है, क्योंकि उनको शिव ही पसंद है। तो ये एक प्रकार का विद्रोह है, श्रृंगार के प्रति हम कह सकते हैं एक प्रकार का विद्रोह। तो हम कौन सी प्रवृत्तियां जाने, राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीय चेतना, दूसरा क्या था, एक बार फिर से दोहराऊं फिर जाएंगे हम, ठीक है। राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र प्रेम,
दूसरा जो है रूठियों का विद्रोह, तीसरा जो है उदार धार्मिक चेतना, चौथा उसी से मिलता जुलता मानवतावाद, और पांचवा है श्रृंगार की जगह आदर्शवादिता। अब आगे की प्रवृत्ति क्या है? नारी का उत्थान। इस काल के कवियों ने नारी के महत्व को समझा, उस पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया, उसको जागृत करते हुए कहा, आर्य जगत में पुनः जननी निज जीवन ज्योति जगाओ। श्रीधर पाठक की पंक्ति। नारी का उत्थान है एक मुख्य बिंदु है वो। अब नारी भी लोक हित की आराधना करने वाली बन गई। अतः प्रिय प्रवास की राधा कहते हैं। मैं एक बात बता दूं, प्रिय प्रवास में जैसे कृष्ण को जन नायक के रूप में, समाज सेवक के रूप में चित्रित किया है, उसी तरह प्रिय प्रवास की राधा कृष्ण के विरह में रोते बिलखते रहने वाली विरहिणी नायिका नहीं, बल्कि समाज की सेविका है। वो जानती है कृष्ण क्यों मथुरा गए हैं, कृष्ण कंस से युद्ध करने के लिए मथुरा गए हैं, वो भी समाज की एक सेवा है। तो उस तरह राधा भी समाज की सेविका बनती है। तो ये एक प्रकार के उनके चरित्र का उत्थान है। तो यही नारी का उत्थान है। तो राधा क्या कहती है? प्यारे जीवे जगहित करे, गेह चाहे न आवे। प्यारे जीवे जग हित करे, तू जग का हित करे, चाहे तू गेह न आए, तू वापस न लौटे, लेकिन मुझे तो मालूम है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, तू जनहित कर। तो ही राधा कहती है, जहां कवियों ने नारी के दयनीय रूप देखा, वहां उसके दुख पर आंसू बहाते हुए कहा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो ऐसी भी रचनाएं हुई। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, क्योंकि हमारे ये जो महिलाओं की जीवन जो है वो आंचल में दूध और आंखों में पानी है। यानी कि वो दुख सहने की शक्ति जितनी स्त्री को है उतने और किसी को नहीं, पुरुष को नहीं। वो बच्चों को आंचल में दूध मतलब उसके मन में ममता है, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसलिए वो रो रही है। यशोधरा की पंक्तियां। तो नारी का उत्थान द्विवेदी युग की लेखन की काव्य की मुख्य विशेषता है। सातवां देखिए प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण के साथ साथ हमें श्रीधर पाठक की याद भी आई। द्विवेदी युग के कवि का ध्यान प्रकृति के साथ साथ प्रकृति के यथातथ्य चित्रण की ओर गया। छायावादी चित्रण और द्विवेदी युगीन चित्रण में बहुत सा आकाश पाताल का अंतर है सबका। अब हम छायावादी नहीं, हम द्विवेदी युग के चित्रण की ओर जाएंगे। प्रकृति चित्रण कवि के प्रकृति प्रेम स्वरूप विविध रूपों में प्रकट हुआ। कवि लोगों का जो प्रकृति प्रेम है वो विविध रूपों में प्रकट हुआ। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, हरिऔध तथा मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में प्रकृति आलंबन, मानवीकरण तथा उद्दीपन आदि रूपों में चित्रित किया गया है। श्रीधर पाठक ने कश्मीर की सुषमा का रमणीय वर्णन करते हुए लिखा है, प्रकृति जहां एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक छवि छिन्न छिन्न थकती। आप सबको मालूम होगा प्रिय प्रवास की वो जो पंक्तियां हम साहित्य के इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी बार बार पढ़ते हैं। क्या है वो? दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी विराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की कला। ये भी प्रकृति चित्रण के लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण है। देखो यहाँ एक इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है। तो यही कवियों की एक विशेषता है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां है पंचवटी से। देखिए इन सारी पंक्तियों को आप देख लीजिए। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, तो हमें हमारे मन में एक इमेज आ जाता है कि चांदनी रात में किस तरह चांदनी जल में किस तरह दिखाई देती है और थल प्रदेश में किस तरह दिखाई देती है। तो ये एक इमेज जल्दी ही आ जाते हैं। तो देखिए ये मैंने तीन कवियों की पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, तीनों में एक प्रकार की इमेज आ जाता है। तो प्रकृति के प्रति इन कवियों के मन में बहुत प्रेम था। आचार्य शुक्ल प्रकृति के विभिन्न अंगों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करते हैं।
तो यही बाद में छायावाद में भी हुआ था। मानवीय संबंध के रूप में तो एक कमलिनी कुल दिवस का अवसान समीप था, तो उसमें कमलिनी कुलवल्लभ की कला, पहले से लोगों कवि लोग प्रकृति के उपादानों को पति पत्नी के रूप में दिखाते हैं। तभी तो कमल के पति सूर्य हो गए, कमलिनी के पति चंद्र हो गए। कमलिनी कुलवल्लभ, कमलिनी माने आंबल, तो वो रात में उसका वो जो फूलते हैं, तो इसलिए कहते हैं वो अपने पति चांद को देखने के लिए। कमल जो है दिन में खिलता है, तो वो कहते हैं अपने पति सूर्य को देखने के। तो यही मानवीय संबंध है। मानव मानव में जो प्रेम है, जो विरह है, ये सब इसका आरोप जो है वो पहले से ही कवि ये जो प्रकृति के उपादानों में भी किया था। बाद में ये छायावादी कवियों ने इसका खूब प्रयोग किया था। द्विवेदी युग में उतना नहीं हुआ था, फिर भी मानवीय संबंधों का आरोप उसमें भी दिखाई देता है। रामनरेश त्रिपाठी के पथिक, स्वप्न जैसे खंड काव्यों में, हरिऔध के प्रिय प्रवास में, मैथिली शरण गुप्त के साकेत, पंचवटी आदि काव्यों में भी प्रकृति के विविध चित्र है। उपाध्याय जी और वह गुप्त जी, उपाध्याय व गुप्त जी आदि कवियों की काव्य भूमि ही प्रकृति का स्वच्छंद प्रांगण है। तो आगे हम देखेंगे 8वां इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्त क्या है? जैसे हम पूछते हैं उस जो एक नोवेल पढ़ेगा उसका इतिवृत्त क्या है, कहानी। तो कोई एक कहानी लेकर, पौराणिक कहानी लेकर कविताएं लिखने की रीति को हम इतिवृत्तात्मकता कहते हैं। छायावाद में इतिवृत्तात्मकता नहीं है, यानी कि कोई कवि जब महाकाव्य लिखते हैं, खंडकाव्य लिखते हैं, उसके पीछे कहानी हो, तो वही इतिवृत्त है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता, वर्णन की प्रधानता, वही इतिवृत्तात्मकता है। आदर्शवाद और बौद्धिकता की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया, क्योंकि उनको काफी कुछ आदर्श लोगों के सामने रखने थे, तो छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि अब यशोधरा में बुद्ध के चरित्र को भी निखारना था। बुद्ध जनमानस की जन जन के कल्याण के लिए वो अपने महल छोड़कर गए थे, उनका त्याग दिखाना था। साथ साथ यशोधरा की जो सहन शक्ति है वही अबला जीवन हाय तुम्हारी में आ जाती है। यशोधरा ने बुद्ध ने जन जन के कल्याण के लिए जो कार्य किया था उसको सफल बनाया था सिर्फ यशोधरा ने। यशोधरा ने बुद्ध को पीछे से बुलाया नहीं, यशोधरा ने कोई शिकायत नहीं की। तो ये जो है एक कहानी के द्वारा हमें बताते हैं, वही इतिवृत्तात्मकता है। तो द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मकता को अपनाया। इस युग के अधिकांश कवि एक और तो प्राचीन ग्रंथों की महिमा, प्रेम की महिमा, मेघ के गुण दोष, कुनेन, मच्छर, खटमल आदि शीर्षकों से वस्तु वर्णन प्रधान कविताओं को रच रहे थे, और दूसरी ओर प्राचीन आख्यानों को नवीनता का पुट देखकर उपस्थित किया जा रहा था। देखिए, दो प्रकार की कविताएं हैं। एक तो इस तरह की कहानियां कहकर, यशोधरा हो, साकेत हो, प्रिय प्रवास हो, ये सब इतिवृत्तात्मक है। लेकिन कुछ ऐसी कविताएं हैं, कश्मीर सुषमा, इसमें जो मेघ के गुण दोष, यानी कि प्रकृति के किसी एक उपादान को लेकर एक छोटी सी कविता, वो वस्तु वर्णन है। तो उसकी एक खटमल आपको मालूम है, जो हमारे शरीर में अगर काटा जाए तो कितने दिन हम रहेंगे। तो वो खटमल को प्रतीक बनाकर, खटमल जैसे लोग, हमारे अंदर विष डालने वाले लोग, जिनकी प्रवृत्ति से हमें भी विष लग सकता है, तो उनसे दूर रखना, तो खटमल को प्रतीक मानकर, तो वो एक वस्तु वर्णन है। उस तरह की कविताएं भी हुई और इतिवृत्तात्मकता आख्यान रूप कविताएं भी हुई। तो देखिए, हास्य, यद्यपि इस प्रकार की कुछ कविताएं मनोहारी है, हास्य विनोदात्मक है, किंतु अधिकतर नीरस है। ये जो बार बार ऐसी ही कविताएं आ जाए तो उनमें हमें ऐसा लगेगा कि उनमें कोई
ये नहीं होता, यानी कि कोई नवीनता नहीं होती, तो इसलिए कहते हैं ये नीरस है। इतिवृत्तात्मकता के कारण इस काव्य में नीरसता और शुष्कता है, क्योंकि सभी को मालूम है वो इतिवह पौराणिक कहानियां क्या क्या है, तो उनमें जो नवीनता लाई जाती है वो सही है, लेकिन बार बार हमेशा कवि या तो रामायण से लेते हैं या महाभारत से लेते हैं या इस तरह के ऐतिहासिक घटनाएं लेते हैं, बार बार एक ही प्रकार की कविताएं, तो इसलिए वो इतिवृत्तात्मकता नीरस बन जाती है। कल्पना और अनुभूति की गहराई कम है, रसात्मकता एवं कोमल कांत पदावली का उसमें अभाव है। ये इतिवृत्तात्मकता के दोष है, एक तो नीरस है, दूसरे उसमें कल्पना और अनुभूति की गहराई कम है, क्योंकि पहले से बनी बनाई कहानी है वो, उसमें कोई कल्पना नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, ये जो प्रिय प्रवास में कृष्ण को नए रूप में दिखाना एक प्रकार की कल्पना है, लेकिन छायावादी कवियों ने जो कल्पनात्मक चित्रण हमारे सामने रखा था, उसे देखने से हमें लगेगा ये बिल्कुल कल्पना में आधारित रचनाएं नहीं। आगे 9th वन या नवी विशेषता स्वच्छंदतावाद। प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर नई शैलियों में नए काव्य विषयों को लेकर साहित्य सर्जना की प्रवृत्ति को स्वच्छंदता कहते हैं, यानी कि छंदबद्ध रचना नहीं, प्राचीन ये उपमा उत्प्रेक्षा जैसे कि जो अलंकार जो है सभी हमेशा अलंकार हो ऐसा जरूरी नहीं, गेय कविता नहीं, ये सब स्वच्छंदता, ऐसी कविताओं को हम स्वच्छंद कविता कहते हैं, यानी कि प्राचीन शैली नहीं, एकदम नई शैली। देखिए, द्विवेदी युग में निराला भी कविताएं किया करते थे। पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी को उनकी कविताएं इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि वे स्वच्छंद कविताएं लिखते थे, वे रूढ़ियों को मानने वाले नहीं थे। वैसे तो द्विवेदी जी रूढ़ियों का विद्रोह करने के लिए कवियों से कहा था, लेकिन वो सामाजिक रूढ़ियों के विद्रोह के, जैसे कि नारी को नए रूप में प्रस्तुत करना, सामाजिक रूढ़ी के खिलाफ है, लेकिन साहित्यिक जो रूढ़ियां जो है उसका वे पालन करते थे। इसलिए वे पहले ये जो निराला की ज्यादातर कविताओं को महावीर प्रसाद द्विवेदी लौटाते थे। तो हिंदी में स्वच्छंदतावादी काव्य का पूर्ण विकास छायावादी युग में हुआ। छायावादी युग में आप देख लीजिए स्वच्छंदतावादी कविताएं ही कविताएं, जुखी की कली को आप देख लीजिए, पंत की कविता को देख लीजिए, सब प्रसाद की कविता, छायावाद में जितनी भी कविताएं हैं स्वच्छंदतावादी कविता है, रूढ़ियों का अनुसरण उसमें बिल्कुल नहीं है। परंतु द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां देखी जा सकती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियौध और मैथिली शरण गुप्त एकदम महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कहते थे उसी के अनुसार चलते थे। साकेत देखो, पंचवटी देखो, यशोधरा देखो, प्रिय प्रवास देखो, सभी छंदोबद्ध कविताएं। लेकिन श्रीधर पाठक में स्वच्छंद कविताएं, श्रीधर पाठक को ही हम स्वच्छंदता प्रवृत्ति लाने वाले कवि कहते हैं। उसका पूर्ण विकास छायावादी युग में हुआ था। राम नरेश त्रिपाठी भी कुछ हद तक स्वच्छंदतावादी कविताएं लिखते हैं। प्रकृति चित्रण और नए विषयों को अपनाने के कारण रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को हिंदी का पहला स्वच्छंदतावादी कवि कहा है। आगे 10वां उपदेशात्मकता, क्योंकि इसमें काफी उपदेश मिलते हैं द्विवेदी युग के काव्यों में। द्विवेदी जी भी काफी उपदेश देते थे कवियों को, तो उन कवियों के काव्यों में भी उपदेशात्मकता का स्वर बहुत दिखाई देते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्थान तथा समाज सुधार की भावना के कारण इस युग की कविता में उपदेश की प्रवृत्ति मिलती है, जिसके कारण कविता अधिक आदर्शवादी और नैतिकवादी हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो समाज में उस समय जो जो आदर्श था उन सबका पालन करने के लिए वे कहते थे, तो ही उपदेशात्मकता है। मैथिली शरण गुप्त ने स्पष्ट रूप से लिखा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। लेकिन आजकल समकालीन कविता में ऐसा नहीं होता, उपदेश ही नहीं है, कवि जो भी चाहे लिख सकते हैं, कवि का अपना फ्रीडम होता है। अब भाषा संस्कार, अब हम भाषा की ओर आएंगे। अब तक हम कविता के अंदर जो है उसकी ओर वस्तु पर गया, अब भाषा।
द्विवेदी जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप इस समय में साहित्य के समस्त रूपों में खड़ी बोली का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया। उसका रूखापन जाता रहा, उसमें एक रूपता स्थापित हो गई और वो अपने शुद्ध रूप में प्रकट हुई। क्योंकि खड़ी बोली को पद्य और गद्य की भाषा बनाना एक बात है, बहुत बड़ा कदम था। उसमें संस्कार लाना, क्योंकि वो जो लोग कुछ भी लिखते थे खड़ी बोली में, लेकिन उसमें एक परिनिष्ठित भाषा, एक स्टैंडर्ड भाषा के रूप में बदलने के पीछे द्विवेदी जी का हाथ है। इसलिए हरदेव बाहरी कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने भाषा को लाक्षणिकता प्रदान की, ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने प्रवाह दिया, स्नेही ने उसे प्रभावशालिनी बनाया, और रूप नारायण पांडे, मन्नन द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय आदि ने उसका परिष्कार और प्रचार करके आधुनिक हिंदी काव्य को सुदृढ़ किया। अब काव्य रूप में विविधता। इस युग में काव्य रूप माने प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, सब काव्य रूप है, वही काव्य रूप के रूप में जाना जाता है। इस युग में प्रबंध और मुक्तक दोनों ही रूपों में काव्य रचनाएं हुई। प्रबंध रचना के क्षेत्र में इस युग के कवियों को अति सफलता मिली। जैसे कि प्रबंध काव्य, महाकाव्य के अंदर आने वाले लंबे लंबे जो काव्य जो होते हैं, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, रामचरित चिंतामणि इस काल के प्रसिद्ध महाकाव्य है। जयद्रथ वध, पंचवटी, पथिक, स्वप्न आदि प्रमुख खंड काव्य, इसके साथ साथ यशोधरा भी है। मुक्तक और गीत भी लिखे थे, परंतु अधिक सफलता प्रबंध काव्य के प्रणयन में यानी कि रचना में मिली थी। अब आगे की प्रवृत्ति, विविध छंद। इस कालखंड में विविध छंदों को अपनाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। फिर भी पुराने छंदों और मात्रा छंदों की प्रधानता रही। श्रीधर पाठक ने कुछ नए छंदों और मुक्त छंदों का भी प्रयोग किया। तो नए छंद माने तब तक जो प्रचार में थे वो छंद नहीं, तो तभी तो श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावादी प्रथम कवि माने जाते हैं। अब शैली की ओर जाए, शैली की दृष्टि से इस युग का काव्य विविध मुखी। गोपाल शरण सिंह आदि पुराने ढंग के और नई शैली के मुक्तक लिख रहे थे, तथा उपाध्याय गुप्त जी प्रबंध शैली के को महत्व दे रहे थे। प्रबंध का मुक्तक काव्य माने खंड काव्य के अंदर आने वाले हैं। मुक्तक प्रबंध काव्य, महाकाव्य प्रबंध काव्य के अंदर आने वाले हैं महाकाव्य। गीत शैली के काव्यों का सृजन भी होने लगा, गाए जाने वाले जो काव्य है गीत शैली। काव्य के कलेवर के निर्माण में स्वच्छंदता से काम लिया गया, क्योंकि वो अपनी अपनी स्वतंत्रता थी। कवि का निर्णय कर पाते थे उसे महाकाव्य लिखना है या खंड काव्य, तो उनकी अपनी स्वतंत्रता थी। तो इतनी सारी प्रवृत्तियां हैं द्विवेदी युग के काव्य में। एक बार फिर से हम पीछे की ओर जाएंगे। पहला है राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम, दूसरा है रूठी विद्रोह, तीसरा है उदार धार्मिक चेतना, चौथा है मानवतावाद, पांचवा है श्रृंगार की जगह आदर्शवादिता, और छठा नारी का उत्थान, और सातवां प्रकृति चित्रण, आठवां इतिवृत्तात्मकता, नवां जो है स्वच्छंदतावाद, 10वां उपदेशात्मकता, 11वां भाषा संस्कार, 12वां काव्य रूप में विविधता, 13वां विविध छंद, और 14 जो है वो शैली। इतनी प्रवृत्तियां द्विवेदी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां हैं। इसे बार बार दोहराइए, सिर्फ आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर आप अपने आप लिख पाएंगे। पॉइंट्स क्या है जरा अपने दिमाग में रखिए, बाईहाट करने से कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये जो 14 प्रवृत्तियां हैं, 14 प्रवृत्तियों को अपने दिमाग में रखना है, तो उसके बाद आप लिख पाएंगे। तो यही है द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्तियां। अब द्विवेदी युग के कुछ कवियों के बारे में भी हम देखेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।